सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज दिन भर बड़ी इंपॉर्टेंट हम देखते रहे हैं कि हैपनिंग्स होती रही हैं, खबरें हमारे सामने आती रही हैं, एक के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस आती रही हैं। लेकिन आज की जो अदालती खबर ये रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया था और इसको सुना दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अलकादिर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज एक निजी कंपनी से अरबों रुपए और सैकड़ों केनाल मालियत की अराजी हासिल की, जबकि उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकायक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। अब तवज्जो तलब बात यह है कि अलकादिर ट्रस्ट में जमानत मंजूर होने के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं है। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस अब भी उनकी रिहाई की राह में हायल हैं और इसके अलावा 9 मई से मुतालिक भी मामलात जिनकी वजह से वो इस वक्त जेल में हैं। जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक कुछ अरसे से एक तो पीटीआई के कुछ हम देख रहे थे जो रहनुमा हैं वो बारहा ये कह रहे थे कि जी बहुत जल्द उनकी रिहाई होने वाली है। उसके बाद आज का रिलीफ और ये जो बाज़ गश्त हम देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी भी इस हवाले से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या बानी पीटीआई की रिहाई ईद से पहले मुमकिन दिखाई दे रही है? हमारे पैनलिस्ट को उनकी राय लेंगे इस हवाले से। मैं तारुफ करवा देती हूँ, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब और हमाद रोहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आते हैं। शहर इक़्तिदार से आज एक तो बड़ी हैपनिंग्स होती रही और अगर ये बात की जाए तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और जिस तरह से पीटीआई के लीडरान एक बार कह रहे थे जी रिलीफ मिलने वाला है, एक केस में तो आज रिलीफ मिल गया, बाकियों में आप क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में आपको बानी पीटीआई जेल से बाहर दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्द? अब ना वन लाइनर तो लगता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दी बाहर आ जाएंगे। आज ये 190 पाउंड के केस में भी आप देख लें तो वो जो इस वक्त उन्होंने ज़मानत तो दे दी है लेकिन कन्विक्शन सज़ा को मुअत्तल नहीं किया, जो उन्होंने कहा था प्रे की थी कि सज़ा मुअत्तल कर दें। सज़ा मुअत्तली का मतलब तो बड़ा वाज़ेह तौर पे होता है कि केस जो है ना वो जिसके पर इल्ज़ाम है उसके हक़ में जा रहा है। वैसे भी कहते हैं कि जिसने क्राइम किया होता है वो तो बेबी ऑफ दी कोर्ट होता है, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन जिस तरह के बाकी केसेस भी हैं इसमें ज़मानत तो हो सकती है, फिर आगे जो मरहले हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिले के खाते में चली जाती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी के साथ उनकी जो है ना वो राय हो सकती है। ये मुझे लग रहा है कि ये आमना अदालत से ज़्यादा ये पॉलिटिकल मसला है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे मुल्क में अदालत हो, हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, बाकी और अदारे हों, कोई इतनी आज़ादी के साथ हम ये कहें कि फेयरनेस के एलिमेंट के साथ काम होता है इस मुल्क में। काश अगर ऐसा होता तो आज जिस जगह हम पहुँचे हुए हैं कभी ना होते। 126 में से अब कहा जा रहा है लेटेस्ट 140 नंबर पे हमारी चली गई अदलिया। सो इज़ अदर इंस्टीट्यूशन। तो ज़्यादा ये तो हम नहीं कह सकते कि जो इतनी आसानी के साथ उनके हक़ में फ़ैसला होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक दबाव बढ़ रहा है। अभी देखें जो एक प्रेशर आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट पे भी आ रहा है और एक अनसेट रवैया आप देख रही हैं कि एक तनाव की कैफियत आप अदालतों में, अदलिया में और इस्टेब्लिशमेंट में देख रही हैं, अदलिया में और पॉलिटिशियन के दरमियान देख रही हैं। अभी आज देख लें बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। फैसल बाडा ने की, तलाल चौधरी ने की, फिर आपके गवर्नर सिंध ने उन्होंने की। सबका मौक़िफ़ आपको भी समझ आ रहा था, मुझे भी समझ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। ठीक, अब ये दबाव तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से बढ़ाया जाएगा और बड़ी सख्त बाडा साहब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बड़े खुले अंदाज में कहा कि भाई सबूत लेके आओ तो बात करो, इल्ज़ाम मत लगाओ, पगड़ी उछालोगे तो पगड़ियाँ उछाली जाएंगी। तो ज़ाहिर है वो थ्रेट भी कह सकते हैं, कुछ भी उसको कह सकते हैं। अब सवाल क्या है, देखिए हमने सवाल यह है कि जो हम ठंडे दिल से करें, आप भी करें, मैं भी करें, कि भाई आप जब क्राइसिस में हो, स्पेशली जो लीडर और एक बड़ी पार्टी का लीडर हो जिसे एक बड़े वोट बैंक के साथ लोग जीत के भी वो आया हो, सबको पता है कि वो जीता हुआ आदमी है, लेकिन उसको हुकूमत नहीं मिली। कहाँ गलती हुई है, कहाँ पे अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, वो अपने रवैये कैसे ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आज भी देख लें बिलावल भुट्टो जरदारी ने सख्त तकरीर के बावजूद इनडायरेक्टली कहा कि बात करो, अब से आप तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। जरदारी साहब कहते हैं बात करो, नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कह दिया, उनके बंदे ने सलाउल्लाह ने, कि भाई ये अगर बातचीत शुरू की जाएगी तो बानी पीटीआई की रिहाई भी हो सकती है। सही है। अब इनको जो
अहम बात है कि लगता है बानी पीटीआई को कि मेरा नैरेटिव जो मैंने बनाया एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो तो नवाज शरीफ से मैंने छीना था। नवाज शरीफ साहब का दुख अब यही है कि मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं, मुझे बुलाया था हुकूमत देने के लिए, भाई जो हैं वो तो टोटल इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं, तो मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा। उनकी अपनी सीट यास्मीन राष्ट्रा वाली वो कहते हैं डॉक्टर वाली नहीं कर सकते। अब मसला है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो 2-4 दिन में आप देख लें सदारत संभाल लेंगे और फिर ये सियासी मामला पे आते हैं। मैं चाह रही हूँ अभी हम इस केस पे बात करें क्योंकि आगे चल के हम जिस तरह से अभी आज सियासी हैपनिंग्स हुई हैं, मौलाना साहब भी आ जाए हैं मंजर आम पर, इस हवाले से भी बात करते हैं एहतशाम साहब। उनकी भी बात है। एक बात आमना मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे ख्याल सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो हम लोगों की मुलाकातें होती हैं पीटीआई के लोगों से, उनके वकला के सियासतदानों से होती हैं, वो सब इस बात पे एग्री करते हैं कि जी हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। से टेक ऑन किया हुआ है ये, इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है सेंस तो प्रिवेल करनी चाहिए स्टेज पे कि जब अदलिया आपके साथ कुछ नरम रवैया रखने की बात कर रही है तो आप देखें दूसरी साइड जहाँ से मामला आपके साथ ख़राब हुआ उसको भी ठीक करें। और आखिरी बात आपने देखे बार बात आती है, ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी आपने नाई में जो है ना आपने खुद करवाया। आप इस रवैये पे अगर नजरसानी नहीं होगी ना, आप माफ़ी ना मांगे, रोज़ ये कहना बंद कर दें। हर तीसरा बंदा जब ये कहता है नहीं जी इन्होंने खुद करवाया, तो मेरा ख्याल है ये बात आग लगाने वाली बात है। कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बात नहीं। अब बात साहब एक आज के केस को देखते हुए एक तो ये जो हमने देखा कि उनमें उसमें रिलीफ मिला है, इस केस के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूँगी आपसे गाइडेंस लूँ क्योंकि लॉ को आप जानते हैं जिस तरह से मामला आता है। दूसरा ये जो बाकी 3 केसेस हैं इनमें कहा जा रहा है पीटीआई के लीडरान की जानिब से कि उनमें जान ही नहीं है, इसलिए वो ये उम्मीद रखे हुए हैं कि वो ईद से पहले बानी पीटीआई बाहर आने वाले हैं, उनको ये लगता है। तो उन केसेस के हवाले से बताइएगा किस नौयत के केसेस, कानूनी रुकावटें क्या हो सकती हैं? जी ये जो बात की जा रही है कि ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, ये पिछली ईद पे भी यही बात की गई थी कि ईद उल फितर से पहले बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सका। ये ख्वाहिश का इजहार हो सकता है। जो वकला कानूनी तौर पर इस चीज़ की इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेहतर पोजीशन में है इस पे कमेंट करने के। मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता कि क्या वो आ सकते हैं बाहर ईद से पहले या नहीं आ सकते। दूसरी बात सियासी जी मैं गुजारिश अगर मुकम्मल कर लूँ, एक और बात जो हो रही है कि सियासी मंजरनामे को जोड़ा जा रहा है कि आप रेजिस्टेंस से पीछे हटिए, आप अपने बयानिए से पीछे हटें, तो शायद जैसे कहा गया कि जरदारी साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप कुछ नरमी इख्तियार करें तो आपकी रिहाई हो सकती है। मेरे ख्याल से ये बड़ा तशवीशनाक जुमला है कि आप सियासी रवैये को कानूनी रिजल्ट्स के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सवालात यहाँ खड़े होते हैं और बहुत सारे शकूक को स्टैंप लगा रहे हैं ना फिर वो सियासी इंतकाम, फिर वो जो जी बिल्कुल आप उन शकूक व शुबहात को वेरीफाई कर रहे हैं। फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी हमाद कंटिन्यू करें आप। जी अब अगर मैं इस केस के ऊपर आऊँ तो इस केस के बहुत सारे बेसिकली 3 इवेंट्स हैं जो कि आपस में जुड़ते हैं। एक कराची मलीर का है, फिर लंदन में वहाँ पर जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको वो एक अलहदा फॉरम है, एक अलहदा जुरिस्डिक्शन है, अलहदा इशूज़ है, और फिर ये अलकाद ट्रस्ट का मामला है। इनको आप इस मुख्तसर वक्त के अंदर मैं इसको बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चंद सवालात जो मेरे जहन में आते हैं वो मैं ज़रूर आपके सामने रखता हूँ। कुछ डेट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो ज़मीन पहली बार ट्रांसफ़र किया गया जिसका टाइटल 450 कनाल गालबन वो ज़मीन थी जिसको जुल्फी बुखारी साहब के नाम ट्रांसफ़र किया गया, वो अप्रैल 2019 में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस वजह से उस वक्त उनके नाम पे किया गया क्योंकि ट्रस्ट उस वक्त वजूद में नहीं आया था। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहूँगा कि अदालत इस पर क्या नुक्ता नज़र अपनाती है कि डोनेशन तो किसी इवज़ के बगैर होती हैं, तो डोनेशन के ऊपर ऐसी कौन सी बेतबारी हो गई डोनर के ऊपर कि आपको पहले ही उससे कहना पड़ गया कि अभी ट्रस्ट नहीं बना लेकिन तुम अभी हमें दे दो। और फिर उसके बाद ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे जिसपे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्ट बनाने में 8 माह लग गए। अप्रैल 2019 की डेट बताइए आपको भी, अप्रैल 2019 में ये लैंड ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन ट्रस्ट जो वजूद में आता है वो 26 दिसंबर 2019 को आता है। आम आदमियों को गालबन हफ्ते लगते हैं चंद ट्रस्ट को बनाने में, तो आखिर क्या वजह बनी कि ट्रस्ट को इतना अरसे के बाद बनाया गया? और जब ट्रस्ट को बनाया गया तो जुल्फी बुखारी साहब इसके पहले ट्रस्टी थे, तो अगर तो वो अमानत ज़मीन आई थी उनके पास तो उसका नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट ये बनता है कि फ़ौरन ही आप उस टाइटल को ट्रांसफ़र कर देते आगे ट्रस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर 26 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक वो इसके ट्रस्टी रहते हैं और इस तमाम दौरानिए के अंदर ये ज़मीन आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। ये भी मैं देखना चाहूँगा कि अदालत इस पर क्या नुक्ता नज़र अपनाती है। और जब वो इसको छोड़ जाते हैं तब भी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौरन उन्होंने लैंड ट्रांसफ़र कर दी, उसमें भी मज़ीद 8 से 9 माह का अरसा लगा। उन्होंने जनवरी 2021 में लैंड
ट्रस्ट को दी गई। मैं देखना चाहूंगा कि इसको आफ्टर थॉट कंसिडर किया है अदालत ने या क्या नुक्ता नजर लिया है। और जब ट्रस्ट को जमीन इवेंचुअली दे दी गई तो उसकी जो रिसीट है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो देने में भी बुशरा बीबी साहिबा ने 2 माह से जायद का अरसा लगाया। मार्च 2021 में दी गई। उसका भी एक नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट ये होता है कि जब एक डोनेशन आ जाती है तो फौरन उस पर मजीद किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है, एक पर्ची बनाकर देनी होती है। उसको बनाने में 2 माह क्यों लग गए? तो ये सवालात इस केस के लिए मैं देखना चाहूंगा कि अदालत इस पर क्या नुक्ता नजर अपनाती है। एक चीज़ अगर आमना ज़्यादा दे तो मैं, क्योंकि वकील भी हैं माशाल्लाह बड़े तकड़े, तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ। नेशनल क्राइम एजेंसी ने आमना इनको हमारे से मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो $190 मिलियन वापस किया था, इसलिए किया था कि मलक रियाज साहब नहीं बता सके थे ये पैसा कहाँ से आया। वो सवाल मेरा यह है कि वो उसको बजाय स्टेट बैंक में भेजने के वो क्या कहते हैं नेशनल बैंक की ब्रांच जो है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पैसा क्यों भेजा गया? एक, और दूसरा ये कि मलक रियाज साहब जो 400 अरब रुपये का उनका पे करना था आपके कराची में जो बैरियर टाउन के मसाइल थे, वो बजाय पे करने के वो पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, मलिक रियाज को दे दिया गया। उसके बस इल्ज़ाम यही लगता है कि फिर ये ट्रस्ट बनाया गया और एक फ़ायदा पहुँचाया गया। जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि 3 इवेंट्स हैं जिनको देखना चाहिए, जिनमें से एक का आपने जिक्र कर दिया है। 190 और 460 जो अमाउंट सेपरेट अमाउंट्स हैं, इनका आपस में कोई बज़ाहिर नेक्सस रिकॉर्ड में समझ नहीं आता। दे वर इन एडिशन टू ईच अदर। बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। जो 190 मिलियन पाउंड आने थे वो अलहदा आने थे, और 450 बिलियन रुपीस का जो अदालत में फैसला आया था, जो कि फाइन नहीं है। आप 19 मार्च 2018 का गालबन वो फैसला है, उसको आप पढ़ें तो उसमें फाइन का वर्ड कहीं नहीं मलिक रियाज या बैरियर टाउन के लिए इस्तेमाल किया गया। वो ऐसे था कि वो एक ऑफर की गई थी कि अगर आपको लगता है कि हमने कम कीमत अदा की है तो हम इससे ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार हैं, जो कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कबूल कर ली। जब भी कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है तो उसका बुनियादी असूल ये होता है कि उसके अंदर सबसे पहले लिखा जाता है कि इसको इकबाले जुर्म तस्वुर ना किया जाए। अगर इस असूल को सामने रखें और उस 19 मार्च के ऑर्डर को सामने रखें तो इसको आप फाइन भी नहीं कह सकते। लेकिन इन दोनों जो रकूमात हैं इनका आपस में कोई नेक्सस नहीं था। ठीक है, लगारी साहब आपकी जानिब आते हैं। ये सारी डिस्कशन हमने सुन ली, कानूनी नुक्ता नज़र भी देख लिया। अभी जो ये बात की जा रही है जी रिहाई, और फिर कहा जा रहा है रिहाई होगी तो मुज़ाकरात होंगे, एक मशरूत भी कर दिया। अभी आपको लग रही है? नहीं, मुझे तो बहुत कुछ और भी लग रहा है। देखें, एक केस के बारे में जो हमाद साहब ने बड़ी तफसील से बताया और एहसान साहब ने भी बहुत पुरमगात बात की है। एक चीज़ जो हमारे सामने है, आम आदमी जो बाहर की चीज़ें देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, ये शहजाद अकबर जो काबीना में लाए थे एक कागज़ को या एक रकम को या जो भी चीज़ थी वो लाए थे, तो काबीना के वज़रा जो हैं उन्होंने उनसे कहा गया कि आप आँख बंद करके इसको अप्रूव करें। और बाद में ये बातें बाहर भी आईं और काबीना के लोगों ने जो कहा वो चीज़ें सारी के सामने आई। भाई किस तरह कर लें, क्यों कर लें, क्या चीज़ है ये, तो ये चीज़ें आई हैं सामने। और उसके बाद मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि कोर्ट ने किन चीज़ों को कंसीडर किया है कि जी अब बेल, और वो बेल भी अगर $190 मिलियन की रकम है तो 10 लाख के मुचलके पर जो है वो बेल जो है वो तो कमाल ही है ना। वो तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मुआवजा और इससे ज़्यादा कोई बात हो नहीं सकती है। तो एक तो ये है कि सिस्टम जो है वो अज खुद अपने माजी के या हाल के लाडले के बारे में रिव्यू कर रहा हो कि ठीक है जी, हाल के भी अच्छा, हाँ, रिव्यू कर रहा हो कि जी देखते हैं कि और हो सकता है ये इसमें हंसने से ज़्यादा हमारे लिए रोने की बात होगी कि जनाब सिस्टम इस तरह भी काम करता है कि हम समझ रहे होते हैं कि बड़ी मारपीट हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा रही होती हैं। ये भी होता है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें आगे अगर नैब अपील में जाता है इस ज़मानत की मंजूरी के ख़िलाफ़, यहाँ पर ही इंटर कोर्ट करता है या बड़ा बिज बनाने के लिए कहता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो फिर सूरत हाल बदल सकती है। इसलिए कि फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं और जो फैक्ट्स हमारे साहब ने बताए हैं और जो एहसान साहब बता रहे हैं वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जनाब इसको इतनी आसानी से लिया जाएगा। और फिर ये कि अब वो जो खतूत हो रहे थे, खतूत से ये निकला है, हमें समझ में नहीं आया है, ये जो लैटरबाजी हो रही है उसके नतीजे इस तरह से निकलेंगे। और मैं ये पहले से कहता रहा हूँ कि जनाब अगर जज साहबान पोजीशन लेकर अपना मौक़िफ़ लेकर आएंगे तो फिर हर आदमी ये कहेगा जनाब पोजीशन लेकर जो है वो अपनी बात मनवाई जा रही है। ठीक है शराजी साहब, एक तो जिस
हम देख रहे थे अदालत पर ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे बानी पीटीआई को और उनकी जमात को। आज तो वहीं से एक तो रिलीफ मिला है, और दूसरा ये जो रिलीफ उनको मिला है उसके बाद क्या लग रहा है आपको, ये जो 3 केसेस रह गए हैं इनमें जैसे पीटीआई कह रही है जान ही नहीं है, यहाँ इसमें तो वैसे ही रिहाई हो जाएगी, क्या देख रहे हैं आप? फोर्स ही क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, मैं तो अपने तीनों पैनलिस्ट की बातें सुन के लाजवाब हो गया हूँ, खासतौर पर एहतशाम साहब और हमाद साहब की। उनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि शायद आज जज ने कोई गलत फैसला कर दिया। जो मेरी राय है, मैं तो एक सियासी बात करूंगा, और किसको नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर सियासी जो मामलात है वो किसी वक्त, और ये आपको किसने कह दिया कि जनाब अदालतें जो है बड़ी अदालताना फैसले करेंगी और उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो क्यों हम उनको 141वें नंबर पे रखते हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम बेहतर होता तो क्या जुल्म की इंतहा होती, या जो लैंड माफिया हैं उस तरीके से आपके मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के साथ और खातून अव्वल के साथ डील्स करते? लेकिन सबसे पहले तो शेकी मामलात ये हैं कि यहाँ कोहेजन है, यहाँ इन्फ्लुएंस है, यहाँ अशराफिया का दौर है, तो वो अशराफिया जजेस भी कुछ कर रहे हैं और इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर तबका है वो ये कुछ कर रहा है। जहां तक अब रिहाई की बात है, बिल्कुल हर बंदे की ख्वाहिश होती है। देखिए, वकील तो अब सजाए मौत के लिए, कल आपको सजाए मौत होने वाली हो, लेकिन फिर भी वकील कहता है मैं सुबह जो है आपके लिए मर्सी अपील करवा दूंगा और हो सकता है सदर साहब आपको माफ कर दे। लेकिन मतलब स्पेकुलेशन पे बात नहीं करते। एक सवाल तो ये पैदा होता है, क्या वाकई जो जैसे तहरीक इंसाफ या उनके बानी कहते हैं कि तमाम केसेस जो है वो सियासी तौर पर बनाए गए, उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज किया गया? निकाह का केस भी ऐसा था, अल-कादर ट्रस्ट का भी ऐसा था, जो इसके अलावा 9 मई के केस के बारे में उनका यही ख्याल है कि वो शायद उनके ऊपर जो है वो मुकदमा बनाया गया, वो उसके जिम्मेदार नहीं है। अब देखना ये है कि हकायक क्या है, और जैसे कि ज़गारी साहब ने कहा, सिस्टम किस वक्त हकायक अपनी मर्जी से तब्दील करेगा, ये बड़ा अहम है, और आप इस बात को रूल आउट ना करें। अच्छा, अपना जाहिर शाह, मेरा एक वसीम बदामी वाला आपसे मासूमाना सवाल है जाहिर शाह, कि ये जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और जरदारी साहब के खिलाफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ और दुनिया जहां के लोगों के खिलाफ बानी पीटीआई ने मुकदमे कायम किए, तो वो ठीक थे? शाम साहब वो सारे वापस आ गए, वो सारे जो है बाइज्जत बरी हो गए, वो आपके प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे, फिर और ये प्रैक्टिस ठीक भी नहीं ना कि अगर उन्होंने किया तो हम भी कंटिन्यू करें और बस ये चलता रहे सिस्टम, ऐसे तो सिस्टम चलेगा नहीं। ये तो क्या वापिस 2-2.5 साल भुगत के आए ना, ऐसे तो आगे दूसरे दिन है और उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। देखिए, ये आपको पाकिस्तान के अंदर तो हर ख्वाहिश किसी वक्त भी पूरी हो सकती है। आज आप देखिए, मेरे ख्याल में वो लोग जिनको आपने कन्विक्ट किया पनामा लीक्स में, फिर विकी लीक्स में, उसके बाद आपको दोबारा उनको बुला के साफ सुथरा करके दोबारा का आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। आपको याद नहीं है कि अदालतों के ऊपर बहुत सारी पार्टीज ने जाके हमले किए और मुक्के लहराए आपकी इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो आज वो आपके मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट रूल आउट के कैदी नंबर 804 दोबारा इस मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं कर सकते। देखें, सिस्टम की बात है, जैसे लगारी साहब ने कहा, जब आपका सिस्टम चाहेगा सारी चीजें ठीक होंगी, और हो सकता है सिस्टम शायद चाहता हो कि जल्दी हो जाए ये चीजें, इसलिए तो बार बार हम ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं ना कि जी जनाब आप जो है ये कर लें, माफी मांग लें, तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में शायद हो सकता है बातें होनी चाहिए, आपको सियासी हल निकालना चाहिए सियासी कैदियों के साथ। अगर रूलिंग जमात के लोग कह रहे हैं कि जनाब सियासी कैदियों को आप रिहा करें और उनसे बातचीत करें तो करें। अगर आप तालिबान के साथ बात करते हैं, दहशतगर्दों के साथ बात करते हैं, तो एक आम सियासी जमात है पाकिस्तान की, एग्जैक्टली, जिसको नुमाइंदगी भी मिली है। चलें जी, इस हवाले से डिस्कस एक और हम टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज मौलाना साहब ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और दोबारा उन्होंने इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है, हुकूमत से घर जाने का कहा है। इस हवाले से डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और जो उन्होंने मुतालबा ये रखा कि जी सबसे पहले हुकूमत जो है वो कह रहे हैं कि इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, जो पार्लिमान का इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें ये काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा जी मुतालबा उनका ये है कि मुस्ताफ़ी हो जाए और जो इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने ये बात की है कि वो इलेक्शन से दूर हैं, मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। अब ये कितना काबिल अमल लग रहा है, कितना रियलिस्टिक उनका ये मुतालबा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। एक और चीज़ उन्होंने जब उनसे बात की कि तहरीक इंसाफ के साथ मफाहमत हो सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इनके साथ बातचीत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अदवार हो चुके हैं, मनाया जा रहा है मौलाना साहब को कि आज हम मिलकर तहरीक करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उन्होंने ये बात की है कि इसमें कोई शक नहीं है, 10 से 12 साल से हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अगर मुज़ाकरात के लिए कोई माहौल बनता है तो इसकी हौसला अफजाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी तहरीक का आगाज़ कर लिया, दीगर जमातें साथ मिलने का इरादा रखती हैं।
अब एक तो उन्होंने ये ग्रीन फ्लैग जो दिया है, जो हमने देखा कि उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया है बेसिकली पीटीआई को कि जी उनके साथ चल सकते हैं मिलके। दूसरा यही मुतालबा मुस्ताफ़ी हो जाए। लगारी साहब, ये इतना आसान है इलेक्शंस दोबारा करवाना? मौलाना साहब जैसे कह रहे हैं कि बहुत कमज़ोर असम्बली है, चल ही नहीं सकती, मामला चलेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल वैसे ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि मौलाना तो जीत रहे थे। मौलाना जो है वो सिंध में जीत रहे थे, पंजाब में जीत रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में जीत रहे थे, हर जगह से जीत रहे थे। उनको हराया गया है, सारा जो है उनके खिलाफ साजिश की गई, इस्टेब्लिशमेंट मरकज़ी किरदार अदा किया, सारे इदारे मिलकर मौलाना को हरवाने के लिए एक हो गए थे, सियासी जमातें भी एक हो गई थी, और मौलाना जो हैं बेचारे बिल्कुल उस मंजिल तक पहुँच चुके थे जिस मंजिल के बाद उनके लिए सदारत वज़ारत उज़्मा हर चीज़ उनकी मुंतज़र थी, वो पहुँच रहे थे। और इसलिए मौलाना को इक़्तिदार से महरूम किया गया, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें नाकाम बनाया गया, और इसमें बड़ी साजिश हुई है, आलमी साजिश हुई है। इसमें सारी आलमी ताकतें भी शामिल थी। मौलाना को खुदा के वास्ते यार, मौलाना पता नहीं कहाँ से स्पेस बनाते हैं अपने लिए। मौलाना का कोई इशू ही नहीं है। मौलाना को नवाज शरीफ ने गलत किया, जो भी किया, या शहबाज शरीफ ने या जरदारी साहब ने या इन लोगों ने जो भी किया है वो अकोमोडेट नहीं किया है। कश्मीर कमेटी की दे देते मौलाना को कि भी पहले भी तो कितनी मुद्दत तक कश्मीर कमेटी उनके हवाले रही है, आज तक पता नहीं है कश्मीर के बारे में उन्होंने क्या किया है। और उसके अलावा जब उनके पास गाड़ी होती थी, बंगला होता था, मिनिस्टर इनक्लेव में उनकी रिहाइश होती थी, वो उनसे छीनी गई है, और अब उसका कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। और फिर ये कि जनाब अब उनके लिए क्या रह गया है सियासत में, और ज़िंदगी के इस मरहले पर हमारी भी उनके बराबर की उम्र है, हम भी कोई करीब हैं मौलाना के, लेकिन मौलाना जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, मौलाना का क्या माने, पाकिस्तान में उनकी कोई स्टेक है, सियासत में कोई उनका स्टेक है, सियासत में उनकी कोई बड़ा मकाम है, बतौर शख्सियत के बड़ा मकाम है, लेकिन कोई उनकी सियासी फालोंगे पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब उनको बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया तब भी वो इतनी सीटें नहीं हासिल कर सके थे, और उसका बदले में जो जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ किया, उसके जवाब में उन्होंने जनरल मुशर्रफ का नाम आइन में लिखवा दिया था, और मौलाना ने बड़े खुशी से LFO भी मंजूर करवाया और जनरल मुशर्रफ का नाम भी लिखवाया। अब वो क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि मौलाना की बात को संजीदगी से नहीं लिया जा सकता है। कोई भी शख्स जो सियासत की अलग बे से जानता हो, मौलाना की बात के अंदर कोई संजीदगी नहीं है, लेकिन मरकज़ी धारे में वो नहीं है। लेकिन शराजी साहब, संजीदगी से उस वक्त लिया जा सकता है अगर तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें अलायंस बना के, मौलाना साहब ने जैसे आज कहा है कि जी वो उनकी ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, PTI के साथ बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, तो अगर साथ मिल जाते हैं तो फिर वो अपना मुतालबा बनवा सकते हैं जो कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, हुकूमत गिरा सकेंगे। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मौलाना साहब बड़े ज़ीरक और होशियार सियासतदान हैं, और जमहूरियत की जो गेम है उसके अंदर अपोजिशन और जो बरसर इक़्तिदार जमात है वो जमहूरियत के नाम पे अवाम पे हुकूमत करती है। तो अगर मौलाना साहब ना अपोजिशन में है, ना वो अपोजिशन लीडर हैं, ना वो सेनेटर बन सके, ना वो पाकिस्तान के सदर बन सके, तो आप मेरे ख्याल से क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में मौलाना साहब की बड़ी टैक्टफुल सियासत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम नहीं देंगे तो क्या आप फिर इनको खुला छोड़ना चाहते हैं? मतलब आप रोज हो के कि जी अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे और पाकिस्तान के नाम पे आप हमें छोड़ दें कि हम इस मुल्क के अंदर लूट मार करते रहें। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब जैसे लोगों को होना चाहिए, अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं है कि हम इस बात को जस्टिफाई करें कि अगर एक अपोजिशन की जमात वो जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करती है, वो हुकूमत से मुतालबा करती है, वो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप ये मुतालबा नहीं करेंगे तो जब तमाम लोग हुकूमत में होंगे तो कौन पूछेगा, आवाम के साथ कौन होगा? तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जमहूरियत का हुस्न है। मौलाना साहब का मुतालबा अपनी जगह पे अनजस्टिफाइड होगा कि कल इलेक्शन हुए दोबारा क्यों डिमांड करें, लेकिन मेरे ख्याल में मौलाना साहब एक मूवमेंट, एक प्रेशर जरूर बिल्डअप कर रहे हैं। अगर हुकूमत उनको हिस्सा नहीं देती तो जाहिर बात है वो अपोजिशन के साथ बैठेंगे, अपोजिशन के साथ मिलकर जो है वो जाहिर बात है प्रेशर डालेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन जमातों को मेरे ख्याल में इकट्ठा होना चाहिए असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी, क्योंकि अवाम ने उनको वोट दिया है, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे हैं, तमाम हुकूमत के अंदर बैठने वाले भी और अपोजिशन के अंदर बैठने वाले भी। अब जरूरी तो नहीं है कि इनको मराहत मिलेंगी, इनको फायदे मिलेंगे, इनको जो है वो गाड़ियां झंडे वाली मिलेंगी, ये जहाजों में सफर करेंगे। कुछ अर्सा पहले मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज में सफर करते थे, उनके बेटे जो है ना वो इसी हुकूमत के अंदर वजीर थे और उनके काफी इनके समधी जो है वो गवर्नर थे। तो अब मतलब मौलाना साहब जाहिर बात है कि वो अपनी सियासत की इंडस्ट्री के अंदर अपना हिस्सा मांग रहे हैं।
अब अगर हिस्सा उनको अपोजिशन देगी तो वो उनके साथ होंगे, हिस्सा अगर उनको हुकूमत देगी तो उनके साथ होंगे। और एक चीज बिल्कुल आप मानना चाहिए, क्यों नहीं, मौलाना साहब के साथ भी सियासी धोखा हुआ है। अगर बेशक उन्होंने इलेक्शन हारा है, लेकिन ये मुझे बताएं, क्या इन सियासी जमातों ने उनके साथ वादा नहीं किया था कि आप पीडीएम के सरबराह हैं और आप अगले पाकिस्तान के जो है सदर बनेंगे? ये बिल्कुल एक आप ऑफ द रिकॉर्ड भी कर लें और ऑन द रिकॉर्ड भी कर लें, ये बात हुई थी। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब की खफगी अपनी जगह पे, लेकिन अब वो ये समझते हैं कि ये सियासी जमातें सिर्फ इक्तिदार के लिए उनके साथ ये गेमें खेल रही हैं। तो जाहिर बात है उनको जिंदा रहने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो सियासत कर रहे हैं वो अपोजिशन में ही करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की आवाजें जरूर होनी चाहिए कि चाहे वो हुकूमत के ऊपर चेक रखें। मैं नहीं कहता कि आप हुकूमत को डिसमेंटल करें, आप हुकूमत को गिराने की कोशिश करें, लेकिन प्रेशर बिल्डअप के लिए मेरे ख्याल में मौलाना साहब का स्टांस मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करूंगा, होना चाहिए। हमाद, ये मौलाना साहब को हुकूमत संजीदगी से ले नहीं रही है। जो बाकी सियासी जमातें जो पीडीएम में उनके साथ काम कर चुकी हैं वो सीरियस नहीं ले रही, हालांकि उनकी स्ट्रीट पावर है और जिस तरह से वो पीडीएम को लेकर चले मामला देखने चाहिए। तो ये अगर वो पीटीआई के साथ मिल जाती हैं तो डेफिनेटली एक जो प्रेशर है वो तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मामला बढ़ जाएंगे। जी, उनके पास स्ट्रीट पावर है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। उनके पास स्ट्रीट पावर ही के नाम पर उर्तुगुल की एक मुमासलत लगती फ़ौज भी है जिससे वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते रहे हैं पहले भी। तो अभी भी ले सकते हैं, अभी भी शेख रशीद साहब के साथ जाके छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं चंद दिनों की, लेकिन वो शायद ऐसा नहीं करना चाह रहे। वो बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ। बेसिकली ही इज़ बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो ना तो अपोजिशन के साथ हाथ मिला पा रहे हैं अभी तक, ना हुकूमत उनका हाथ थाम रही है। आप पीटीआई तो खैर किसी का भी हाथ नहीं थाम रही, वो जिसके साथ भी अलायंस कर रही है उसको बाइज्जत तरीके से अपनाती नज़र नहीं आती। अचकज़ई साहब हों या मौलाना साहब हों तो उनके बारे में वो ये कहती है कि ये पहले गफलत की नींद में थे और अब आ गए हैं, तो ये कोई बाइज्जत तरीका अलायंस का भी शायद नहीं है। और मेरे ख्याल से अचकज़ई साहब और मौलाना साहब को खुद भी इस चीज़ का एहसास होगा, और अगर नहीं है तो होना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनकी बात है कि इलेक्शन कराए जाएँ, तो फिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? जो भी हारेगा वो बार बार यही बात करेगा, और हमारे मुल्क में तो कहते रहा है। तो अगर इनके ऐसे मुतालबात के ऊपर इलेक्शन होते रहें तो फिर हर दूसरे महीने हम इलेक्शन ही खेल रहे होंगे। बाकी हमारे मुल्क के मसाइल मुख्तलिफ हैं, हमारे सियासतदानों के मसाइल मुख्तलिफ हैं। ये दोनों आपस में इन लाइन नहीं है, और ये लोग शायद एक दूसरे से अवेयर भी नहीं है ये दोनों मसाइल क्या हैं। हर कोई पावर पॉलिटिक्स में रहना चाहता है, उसका नशा है, उसकी कीमत हम लोग अदा करते हैं, इलेक्शन की कीमत भी हम लोग अदा करते हैं, इलेक्शन ना होने की कीमत भी हम लोग अदा करते हैं। तो इलेक्शन को सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर देना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन ही है, और डेमोक्रेसी का हुस्न यही है कि बाहर बैठा कोई बंदा ये मुतालबा करता रहे कि इलेक्शन करवाएं, और बाहर बैठ के आप सिर्फ यही मुतालबा कर सकते हैं। जितनी बड़ी आप शख्सियत हैं, आप तो कुर्सी के मरहूने मिन्नत ही नहीं, आप बाहर रह के भी अवामी मसाइल पे बात कर सकते हैं, पॉलिसीज़ पे बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जमहूरियत का असल हुस्न वो है, उस तरफ जाना चाहिए। इत्तेशाम साहब, एक तो ये आज जो मौलाना साहब की बातों से एक तो हम उनकी डिमांड्स पे तो बात कर ही रहे हैं, ये जो पीटीआई के साथ अलायंस बनता हो आपको अब दिखाई दे रहा है, जैसे उन्होंने थोड़ी सी पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं। दूसरा, ये कितना पायदार होगा अगर ये अलायंस बनता है। दूसरा, पीटीआई को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब ने रिजर्व सीट्स जो पीटीआई क्लेम करती है कि उनकी थी, उसमें से अपना हिस्सा तो ले लिया था। अब ना हमाद ज़ाहिर शाह ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन जो मंजर कशी, नक्शा कशी लगारी साहब ने की है ना, वाह वाह कहने को दिल चाह रहा है। अब देखिए, बात है कि हारे किन से हैं? पीटीआई से हारे हैं। पशीन में जाके एक सीट जीती है, वो भी आपने देखा 4 महीने के बाद हल्फ उठा के उन्होंने अगले दिन तकरीर की थी। अब 2 मसले हैं मौलाना साहब के। देखें, मौलाना साहब हमेशा इक़्तिदार में रहे, सिवाय एक, मुझसे ज़्यादा जानते लगारी साहब, 1983 की MRD की मूवमेंट में सिंध में जो थी ज़्यादा हुई थी, उस वक्त उनका बड़ा रोल था। बाकी अभी बताया लगारी साहब ने, मुशर्रफ साहब की MMA बनी, किस तरह उनको ऐश करना पड़ी, मज़े किए उन्होंने KP में। उसके बाद आप देख लें 13-14 साल वो कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, फेडरल मिनिस्टर का ओहदा उनके पास, इस्लामाबाद में शानदार घर मिला हुआ यहाँ पे, और दुनिया जहाँ की जिसको कहते हैं दौरे थे। अब मसला जो है ना, मसला है कि इस वक्त वो सियासी तौर पर रेलेवेंट नहीं है हम ना। अब जो उनको लग रहा था कि जी हर दौर में मेरी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, आज वही जरदारी साहब और जो नवाज़ साहब उनके बड़े करीब थे, उनकी बात सुनते थे, शायद उनके साथ बात नहीं बन रही। दूसरी बात है, जो आज उन्होंने मेरे ख्याल में एक तुर्क का पत्ता फेंका है ना, उन्होंने वो काम किया जो नवाज़ साहब कर रहे हैं। नवाज़ साहब भी किसी को मैसेज दे रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का, और वो भी मैसेज दे रहे हैं कि देखें, मैं इसी सियासत में सब कुछ हो सकता है, हम बानी PTI से भी मिल सकते हैं। और आज इनका ये कहना कि जी मेरा उनके साथ भी बातचीत हो सकती है, उनके साथ बानी PTI के साथ भी हम जा सकते हैं, तो ये किसी और को मैसेज दे रहे हैं।
कि भाई आपने मेरी जगह तो बनाई नहीं, जो वादा किया गया था। देखिए उनके साथ वादे बड़े किए गए थे। आपको याद है 2019 का जो धरना इस्लामाबाद में हुआ था, वो आज तक नहीं बता पाए। जो चौधरी शुजात साहब ने उनको ख़त्म करवाया था कि किसके कहने पे गए थे, कभी किसी का नाम किसी का नाम। देखिए माशाल्लाह समझदार हैं, बहुत एम्बिशियस आदमी है। 2011 की विकी लीक्स में जो आई थी उसमें बड़ा वाज़े तौर पे आपको याद है यहाँ पे अमरीकी सफ़ीर से मिले थे और उनको कहा था कि भाई आप मुझे भी आजमा के देखें, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर आप हमें भी बना के देखें, मैं भी आपके लिए डिलीवर कर सकता हूँ। अब सवाल यह कि इस स्टेज पे बुरहान साहब का मसला गया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं इसलिए कि उनकी जगह बन नहीं रही। और जो भाई जी में पिछली हुकूमत जो आप देखें 18 माह में थी, उनके साथ उनका जो बेटा है, सबसे अहम वजारत कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री उनको दी गई थी, जिसमें खापे हम ना करोड़ों अरबों रुपया ये नेशनल हाईवेज़ के मामला जो चलते हैं, एलिजली कहा जाता है, बड़ा पैसा बनाया गया और आगे पीछे किया गया। तो ज़ाहिर है वो इस स्टेज पे तो कुछ नहीं कर पा रहे। सूरत हाल उनके लिए मुश्किल हो गई है। जो उनको कहा गया था कि जी आप बलूचिस्तान में आपको बड़ा शेयर मिलेगा, वहाँ पे भी नहीं मिला। KP में भी मामला सवाए इसके कि उनके जो कहना चाहिए समधी वो गवर्नर इस वक्त थे और अब ख़त्म हो गए, उनकी जगह कुंडी साहब आ गए हैं KP में। तो मेरा ख्याल है अब सूरत हाल उनकी ये सारी, इसको वो कहते हैं ना हम ना पोस्चरिंग, सिग्नलिंग, मैसेजिंग, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं कि भाई आप किधर हैं, हम तो हमेशा आपके साथ रहे हैं, मैं क्यों टीम बाहर हूँ। तो नतीजतन आज ये दबाव कहे जो भी कहे कि वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कराए जाए। जब आप इलेक्शन कराने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट सोचेगी कि भाई रोज़ रोज़ इलेक्शन नहीं हो सकते। ये SIFC का रोल बढ़ाने के बाद ये थोड़े से मामला ठीक हुए हैं। क्यों लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं और नहीं तो कभी भी नहीं। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल जिस नैच पे जा रही है, हम ना किसी को भी फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन इस स्टेज पे फौरी तौर पे अगर आप चाहेंगे इलेक्शन होंगे, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन उससे पहले अगर उस तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए भी ठीक नहीं, सियासी जमातों के लिए भी ठीक नहीं। कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, सियासी लोग तो कम से कम बैठे ना। अभी फिर आप कहेंगे बानी PTI का क्या मसला है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं आपने एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। एक मामला हम देख रहे थे जिस तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और जो गवर्नर साहब हैं फैसल करीम कुंडी साहब, इनके दौरान हम लफ्ज़ी जंग जो देख रहे थे कुछ दिनों से जारी थी, आज उसमें कुछ नरमी पैदा हुई है। गवर्नर साहब की जानिब से फैसल करीम कुंडी साहब ने आज कुछ बयान दिए और उनकी जानिब से तो नरमी हो चुकी है। वज़ीर आला KP जो हैं उनकी जानिब से क्या किया गया जी, गवर्नर साहब का दाखिला बंद कर दिया गया है KP हाउस इस्लामाबाद में, NXC में उनका दाखिला ममनू है। तो एक तो इनको अपने मामलात किस तरह से बेहतर करने, चूँकि हम देख रहे हैं कि सूबे के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इस पे हम देख रहे हैं कि जी टिम्बर माफिया की जंगलात की बेदरेक कटाई से हज़ारों दरख्त वहाँ पर तबाह हो गए। ये मामला क्या है, क्योंकि शराजी साहब पेशावर में हैं, उनसे इस मामले से आगाज़ करते हैं। शराजी साहब किस तरह से देख रहे हैं ये चीज़ें, एक तो ये मसला है क्या और कुल ये लड़ाई झगड़ा कब जाकर ख़त्म होगा, कुछ इसका एंड देख रहे हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में इनको जरा आवाम पे रहम करना चाहिए। ये दोनों सगे खाला के बेटे हैं और बचपन से ये इकट्ठे गलियों में भी खेलते रहे हैं। ये जो है मुर्गाबियों और कबूतरों का शिकार और साथ साथ खरगोश का शिकार भी इकट्ठे करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामेबाजी आवाम के सामने नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सूबा जो है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का इसको सामना है और ये इनका जो आपस में हम कहते हैं पड़ोसी भी हैं, सिर्फ एक सड़क क्रॉस करके गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस जो है इस वक्त सियासी निज़ाम ने शायद एक फैमिली को दे दिया है। तो मेरे ख्याल में इनको सूबे के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। जो आप बात की टिम्बर माफिया की, आप हैरान होंगे कि तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लोग जो इस वक्त असम्बली और सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं इस तमाम टिम्बर स्मगलिंग में मुलविस हैं। आप इस वक्त देखें जो तबाही हुई है, वर्ल्ड फॉरेस्ट वॉच की जो रिपोर्ट है इस वक्त आप देखें तो मलाकंड डिवीजन के जो 5 अजला हैं, अपर दी, लोअर दी, चतराल, स्वात, मलाकंड, वहां पर तकरीबन 1.70 kHA के हिसाब से जो है वो जंगलात की तबाही हुई है। दूसरे नंबर पे हजारा डिवीजन के जो मानसेरा और बालाकोट, साथ साथ काला ढाका, इन एरियाज के अंदर दरख्तों की बेदरेक कटाई हो रही है और मैं एक्सक्लूसिव उसके अंदर फुटेज भी चलाई बोल्ड न्यूज के ऊपर। आप हैरान होंगे कि अरबों रुपए की जो तबाही है इन दरख्तों की हो रही है और हमारे जो वज़ीर आला और गवर्नर साहब जो हैं वो इस तरफ तवज्जो देने की बजाय वो आपस में जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ड्रामा क्रिएट करके सिर्फ मीडिया आगे बढ़ना होगा ताकि मामला ठीक हो। चलें जी एहतशाम साहब। देखिए ये ऑन ए लाइटर नोट आमना इन्होंने कहा है कि कबूतरों के शिकार के लिए इकट्ठे होते, तो क्या सिर्फ कबूतरों तक ही महदूद था मामला? अच्छा, दूसरी बात है कि ये इज़हार शाह ने बड़ी ज़बरदस्त खबर ब्रेक की थी ये टिम्बर माफिया वाली। उस दिन बड़ा अच्छा हुआ कि मैं देख भी रहा था, वो KP के वज़ीर को भी लिया गया, उसने माना इस बात को कि हाँ ये कुछ हो रहा है, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं।
देखिए आमना सवाल ये है कि अब तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। आपके ये जिसको मलका कोसार कहते हैं, कभी आप आए, ये तो अल्लाह का एक काम है कि दरख्त फिर निकल आते हैं, उगाते हैं। अदरवाइज तो जिस तरह ये काम हो रहा है और ये कनाइवन के साथ होता है, हुकूमत के साथ, वज़ीरों के साथ मिल के होता है, बड़े आसानी के साथ काम हो रहा है। अब आखिरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सुलह सफाई की बात है, देखिए KP का ये सूबा नहीं चल सकता। अगर कुंडी साहब ये ऑलिव ब्रांच उन्होंने ऑफ़र किया कि छोड़ें बात करें, मैं चाय पे बुलाता हूँ, उन्होंने उस पर भी फिर 2-3 दफ़ा जिसको कहते हैं नारेबाजी की। अब सवाल अब सवाल इस वक्त यही है कि जी देखें आपके सारे काम रुके हुए हैं। अज़हर शाह को पता है कि जी पैसा हुकूमत से लेना, आपने फेडरल गवर्नमेंट से लेना है। RTS जो आपका बस सिस्टम है उसके 50 अरब रुपया आपको किस्त देनी पड़ती है, वो कहाँ से आएगा, और बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कन्फ्रंटेशन के मोड से बाहर निकलना होगा। मेरा ख्याल है बानी PTI को भी आमना आप कहेंगे फिर कहता है, उनको भी अच्छा लगता है कि मेरे बंदे चुप के रखे काम को। चले टाइम कम है, लगारी साहब की तरफ से। वैसे मुल्क की कोई भी मामला हो ना, इत्तेशाम साहब लेकर आते हैं बात ऑन रिकॉर्ड खत्म करना है तो आप बानी PTI से मुलाकात में 5,000 रुपए का टिकट लगा दे, पाकिस्तान का सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। असल में बात यह है कि पहले तो ये पूछना चाहिए, एक सवाल किया था जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, वो पता नहीं वो सवाल वैसे रास्ते में छोड़ गए थे कि जनाब हमें बताएं तो सही कि 1 अरब दरख्त कहाँ लगाए गए थे। मैं समझ रहा था कि दुनिया का इन्वायरमेंट तब्दील हो जाएगा, 1 अरब दरख्त पाकिस्तान में लग जाएंगे। पाकिस्तान का तो इन्वायरमेंट क्या, पूरे रीजन का जो है वो तब्दील हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगी 1 अरब दरख्त लगने से। वो तो नहीं लगे, बल्कि उनके जो भी हिसाब किताब था वो पूछे कोई, अगर मेरे ख्याल में सब शामिल होंगे इस सारे अमल में, और इसके जो भी उसका बजट बना होगा, जो खाया पिया गया होगा। तो वो मैंने एक दफ़ा सफ़र किया था नथिया गली से एबटाबाद की तरफ, मुझे पहाड़ जो हैं बिल्कुल बैरन नज़र आए और मैं समझ रहा था कि बलूचिस्तान में सफ़र कर रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल थी वहाँ पर, पहाड़ों पर जो है बिल्कुल चटियाल पहाड़ नज़र आ रहे थे। वो सूरत हाल अब है आपके पास पाकिस्तान में, वो इलाके जहाँ हमेशा हरियाली होती थी वहाँ है। बाकी जो कुंडी साहब का और गंडापुर साहब का मामला है, वो शाह साहब जाने बीच में पड़ जाए, दोनों खालादाद भाई हैं, दोनों को जो है आपस में बगल गिर कर लाने बैठ जाए, इनका तो आराम से हो जाए। हम आज से हम मदद करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जी शाह साहब, मैं आप सब तमाम अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपके होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।